नमस्कार, मैं रविंद्र कुमार। नई वीडियो में एक बार फिर आपका स्वागत है। मेरे चैनल रविंद्र सर लेक्चर पोल साइंस को सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। हरियाणा विद्यालय शिक्षा बोर्ड भिवानी की वार्षिक परीक्षा मार्च 2023 में आज हम कक्षा 11 के राजनीतिक विज्ञान पॉलिटिकल साइंस के पेपर को हल करेंगे। समय जो था इस पेपर का वो 3 घंटे दिया गया था और पूर्णांक जिनको मैक्सिमम मार्क्स कहते हैं वो 80 नंबर था इसके। इसमें 22 प्रश्न दिए गए थे। पहला प्रश्न जो था उसके कई पार्ट्स थे, 16 पार्ट्स थे। इसके अलावा 21 और प्रश्न थे। काफी सारी जानकारी इसमें लिखी हुई है जो बच्चों को पेपर शुरू होने से पहले नोट करनी होती है। तो चलिए हम प्रश्न एक की अगर हम बात करें तो दिए गए 4 विकल्पों में से सही विकल्प का चयन कीजिए। इसमें पहले प्रश्न का पहला ही पार्ट है द पॉलिटिक्स रचना किसकी है। द पॉलिटिक्स रचना किसकी है? ए प्लेटो, बी हॉब्स की, सी जॉन लॉक की और डी अरस्तु की। 4 ऑप्शन इसमें दे रखे। तो सही जो इसका जवाब है वो वास्तव में अरस्तु की है। अरस्तु की ही द पॉलिटिक्स नाम उन्होंने किताब लिखी है। प्रश्न पहले का ही दूसरा पार्ट है कि मनुष्य स्वतंत्र उत्पन्न होता है किंतु हर जगह बेड़ियों से बंधा हुआ है। यह कथन किस प्रसिद्ध विद्वान का है? इसमें भी 4 ऑप्शन दे रखे हैं। ए पर जेएस मिल का, बी अरस्तु का, सी प्लेटो का और डी रूसो का। तो जो सही जवाब है वो डी है, रूसो का कथन है ये। तीसरा पार्ट है इसका विवरणात्मक न्याय का मुख्य प्रवर्तक किसे माना जाता है? विवरणात्मक न्याय का मुख्य प्रवर्तक किसे माना जाता है? 4 ऑप्शन दे रखे हैं। ए पर रूसो को, बी पर जॉन रॉल्स को, सी पर मैकियावेली को और डी पर जॉन लॉक को। तो सही जवाब है इसका जॉन रॉल्स को विवरणात्मक न्याय का मुख्य प्रवर्तक माना जाता है। चौथा पार्ट है कि राष्ट्रवाद का मुख्य निर्धारक तत्व है। राष्ट्रवाद के पूछे गए हैं। तो ए पर भौगोलिक एकता है, बी पर सांस्कृतिक समानता है, सी पर भाषाई एकता है और डी पर उपर्युक्त सभी। तो इसका जो सही जवाब है वो डी है, उपर्युक्त सभी इसमें आएगा। 5वां पार्ट है इनमें से कौन सा कार्य चुनाव आयोग नहीं करता है। ये पूछा गया है कौन सा कार्य चुनाव आयोग नहीं करता है। ए मतदाता सूची तैयार करना, ये चुनाव आयोग का काम है। उम्मीदवारों का नामांकन, नॉमिनेशन, उनके फॉर्म भरवाना भी चुनाव आयोग का काम है। मतदान केंद्रों की स्थापना सी पर है, ये भी चुनाव आयोग का काम है। डी पर है पंचायतों के चुनावों का पर्यवेक्षण जिसको हम सुपरवाइजिंग कहते हैं। तो वास्तव में ये चुनाव आयोग का काम नहीं है, ये राज्य चुनाव आयोग का काम है। तो इसका जो नहीं करता है वो डी आएगा, पंचायतों के चुनाव का पर्यवेक्षण। संघ सूची में कुल विषय हैं। ए पर 97 है, बी पर 66 है, सी पर 62 और डी पर 52 तो जो सही जवाब है वो 97 है। वर्तमान समय में संघ सूची में जो विषय है वो 97 है। इसका ही 7वां पार्ट है सरपंच का चुनाव किया जाता है। ए पंचायत के सदस्यों द्वारा, बी राज्य सरकार द्वारा, सी प्रत्यक्ष रूप से मतदाताओं द्वारा और डी इनमें से कोई नहीं। तो हरियाणा में जो सरपंच का चुनाव होता है वास्तव में प्रत्यक्ष रूप से मतदाताओं द्वारा किया जाता है, गांव के मतदाता द्वारा किया जाता है। 8वां पार्ट है भारत के संविधान की प्रस्तावना का प्रारंभ या आरंभ किन शब्दों से होता है। तो इसमें ए पर है हम भारत के लोग, बी पर भारत के विद्वान लोग, सी पर महान भारत की जनता और डी पर है हम भारत के नेता। तो भारत के संविधान की प्रस्तावना जो शुरू होती है वो हम भारत के लोग से शुरू होती है। तो इसका ए ऑप्शन जो है वो सही है। इसके बाद है एक शब्द के उत्तर दीजिए। आगे जो 90 प्रश्न से स्टार्ट होता है, प्रश्न नंबर 9 है। एक शब्द में उनका उत्तर लिखने के लिए कहा गया है और उसमें 9वां पार्ट है भारतीय संविधान कब लागू हुआ। तो बिल्कुल आसान सा प्रश्न है, 26 जनवरी 1950 को भारत का संविधान लागू हुआ। अगला 10वां पार्ट है पहले का ही, मौलिक अधिकारों की रक्षा कौन करता है। तो मौलिक अधिकारों की रक्षा करने का जो दायित्व है वो संविधान द्वारा सर्वोच्च न्यायालय को दिया गया है। प्रश्न नंबर पहले का ही 11वां पार्ट है जिला परिषद की स्थापना किस स्तर पर की जाती है। किस स्तर पूछा गया है। तो जिला परिषद की जो स्थापना है वास्तव में वो जिला स्तर पर की जाती है।
और 12वां पार्ट है प्रश्न नंबर 1 का, भारतीय संविधान की 8वीं अनुसूची में वर्तमान में कितनी भाषाओं को मान्यता दी गई है। भारतीय संविधान की 8वीं अनुसूची में वर्तमान में कितनी भाषाओं को मान्यता दी गई है, तो वर्तमान समय में 22 भाषाओं को मान्यता दी गई है। इसके बाद जो हमारे पास है पूछा गया है कि रिक्त स्थानों की पूर्ति कीजिए, खाली स्थान भरने के लिए कहा गया है। और इसमें प्रश्न नंबर 1 का 13वां पार्ट है, मानव अधिकारों की सार्वभौमिक घोषणा, और उसके बाद खाली स्थान है में की गई सन पूछा गया है। तो मानव अधिकारों की जो सार्वभौमिक घोषणा थी वो वास्तव में 10 दिसंबर 1948 को की गई थी। उसके बाद 14वां पार्ट है उसका, नागरिकता के डैश प्रकार या खालिस्तान प्रकार होते हैं। तो नागरिकता के वास्तव में 2 प्रकार होते हैं, एक को इकहरी नागरिकता कहते हैं और दूसरी को दोहरी नागरिकता कहते हैं। जो 15वां पार्ट है कि अनुच्छेद खालिस्तान में भारत को राज्यों का संघ, यूनियन ऑफ स्टेट्स कहा गया है। तो वास्तव में वो संविधान का अनुच्छेद 1 है जिसमें भारत को राज्यों का संघ कहा गया है। और 16वां पार्ट है प्रश्न नंबर 1 का ही, प्रस्तावना संविधान का अभिन्न डैश है खालिस्तान है। तो जो संविधान की प्रस्तावना है वो वास्तव में संविधान का एक महत्वपूर्ण अंग है, अभिन्न अंग है, उसको उससे अलग नहीं किया जा सकता है। तो इसके बाद हमारे पास जो है 16 जो थे ये एक एक नंबर के प्रश्न थे। उसके बाद जो दूसरे प्रश्न आएंगे वो लघु उत्तरात्मक प्रश्न, जिनको वेरी शॉर्ट आंसर कहते टाइप क्वेश्चन कहते हैं, तो वो दिए गए हैं। तो उसमें प्रश्न नंबर 2 पर जो आता है वो है नागरिकता से आप क्या समझते हैं। नागरिकता से आप क्या समझते हैं? तो राज्य का सदस्य होने के नाते एक नागरिक को जो अधिकार प्राप्त होते हैं उनका ठीक प्रकार से प्रयोग करना तथा देश के प्रति अपने कर्तव्यों को निभाना ही नागरिकता कहलाता है। बोयड ने कहा भी है, देश के प्रति अपनी निष्ठाओं को ठीक प्रकार से निभाना ही नागरिकता है। तो देश के प्रति अपने कर्तव्यों को ठीक प्रकार से निभाना ही नागरिकता है। प्रश्न नंबर 3 है, आत्मनिर्णय क्या है? तो हम कह सकते हैं उसके उत्तर में आत्मनिर्णय के अधिकार का अर्थ यह है कि एक देश में रहने वाले लोगों को अपने आंतरिक और बाहरी मामलों में स्वयं निर्णय लेने का अधिकार होना चाहिए। या फिर दूसरे शब्दों में इसका अर्थ यह है कि प्रत्येक राष्ट्र के लोगों का अपना एक स्वतंत्र देश होना चाहिए और उन्हें अपनी सरकार बनाने का अधिकार होना चाहिए। प्रश्न नंबर 4 में पूछा गया है कि भारतीय संविधान की प्रस्तावना में धर्मनिरपेक्ष शब्द को कब जोड़ा गया? तो इसका उत्तर है 1976 में 42वें संवैधानिक संशोधन द्वारा धर्मनिरपेक्ष शब्द को जोड़ा गया था। मूल संविधान की प्रस्तावना में धर्मनिरपेक्ष शब्द का वर्णन नहीं था। प्रश्न नंबर 5 जो है उसमें पूछा गया है कि विकास क्या है? तो साधारण शब्दों में हम कह सकते हैं कि एक स्थिति से बेहतर स्थिति की ओर जाना विकास है, या दूसरे शब्दों में हम कह सकते हैं कि विकास एक ऐसी प्रक्रिया है जिसके द्वारा लोगों की उन्नति, प्रगति, कल्याण और बेहतर जीवन स्तर को प्राप्त किया जाता है। प्रश्न नंबर 6 है, सार्वभौमिक वयस्क मताधिकार क्या है? तो इसके उत्तर में हम कह सकते हैं कि देश के प्रत्येक स्त्री पुरुष को एक निश्चित आयु पूरी करने पर वोट देने का अधिकार देना सार्वभौमिक वयस्क मताधिकार कहलाता है। सार्वभौमिक का मतलब सबको, वयस्क जो वयस्क हो गए हैं जिन्होंने एक निश्चित आयु प्राप्त कर ली, और भारत में वो निश्चित आयु 18 वर्ष है। तो देश के प्रत्येक स्त्री पुरुष को एक निश्चित आयु पूरी करने पर वोट देने का अधिकार देना सार्वभौमिक वयस्क मताधिकार कहलाता है। प्रश्न नंबर 7 पूछा गया है कि न्यायिक पुनर्निरीक्षण का अर्थ क्या है? तो संविधान की धारा 37 के अंतर्गत सर्वोच्च न्यायालय को न्यायिक पुनर्निरीक्षण की शक्ति दी गई है। न्यायिक पुनर्निरीक्षण के द्वारा सर्वोच्च न्यायालय यह देखता है कि संसद द्वारा जो कानून बनाए गए हैं वे संविधान के अनुसार हैं या नहीं, और यदि वे कानून संविधान के अनुसार नहीं होते तो सर्वोच्च न्यायालय उन्हें गैर कानूनी घोषित कर सकता है। इसी को हम कहते हैं न्यायिक पुनर्निरीक्षण। प्रश्न नंबर 8 है, ग्राम पंचायत के सदस्यों का चुनाव कैसे किया जाता है? तो गांव के मतदाताओं द्वारा प्रत्यक्ष रूप से सीधे जो है ग्राम पंचायत के सदस्यों का चुनाव किया जाता है। प्रश्न नंबर 9 है, भारत के संविधान के राजनीतिक दर्शन से आप क्या समझते हो? भारत के संविधान के राजनीतिक दर्शन से आप क्या समझते हो?
तो किसी देश के संविधान का मूल्यांकन जिन आधारों पर किया जाता है उन्हें ही संविधान का दर्शन कहा जाता है। संविधान का मूल्यांकन संविधान में निहित उद्देश्यों और आदर्शों के आधार पर किया जाता है। इसके बाद प्रश्न नंबर 10 है कि क्या गैर राजनीतिक क्षेत्र में राजनीति का हस्तक्षेप है? संक्षेप में वर्णन कीजिए। क्या गैर राजनीतिक क्षेत्र, तो पहले तो यह जानना जरूरी है कि गैर राजनीतिक क्षेत्र क्या होते हैं। क्या गैर राजनीतिक क्षेत्र में राजनीति का हस्तक्षेप है? संक्षेप में वर्णन कीजिए। तो उत्तर में हम कह सकते हैं कि गैर राजनीतिक क्षेत्रों से अभिप्राय ऐसे क्षेत्रों से है जो राजनीति के क्षेत्र नहीं माने जाते हैं, जैसे परिवार, शिक्षा संस्थाएं, धार्मिक संस्थाएं आदि। तो ये राजनीतिक क्षेत्र नहीं माने जाते हैं, लेकिन ये क्षेत्र भी अब राजनीति से अछूते नहीं हैं। वास्तव में राजनीति आज प्रत्येक घर में घुस गई है। इसे एक उदाहरण द्वारा समझाया जा सकता है। जैसे मान लीजिए कि किसी परिवार के सदस्यों के बीच किसी बात को लेकर झगड़ा हो जाता है। ऐसी स्थिति में परिवार का मुखिया झगड़े का समाधान करेगा, लेकिन ऐसा करते समय वह इस बात का ध्यान रखेगा कि परिवार के किसी भी सदस्य को यह नहीं लगना चाहिए कि वह किसी एक का पक्ष ले रहा है। इस प्रकार हम कह सकते हैं कि गैर राजनीतिक क्षेत्रों में भी राजनीति प्रवेश कर चुकी है। वहां भी, घरों में भी लोग झगड़ों का निपटारा करने के लिए राजनीति का सहारा लेते हैं। प्रश्न नंबर 11 में पूछा गया है कि राजनीतिक, आर्थिक और सांस्कृतिक अधिकारों में अंतर स्पष्ट कीजिए। प्रत्येक अधिकार का उदाहरण दीजिए। पहले अर्थ बताना है और साथ में प्रत्येक अधिकार का एक उदाहरण भी देना है। तो राजनीतिक अधिकार वे अधिकार होते हैं, राजनीतिक अधिकार वे अधिकार होते हैं जिनके द्वारा लोग देश के शासन कामों में भाग लेते हैं, जैसे वोट देने का अधिकार या फिर चुनाव लड़ने का अधिकार। इसी प्रकार 2 पर हम कह सकते हैं कि आर्थिक अधिकार वे अधिकार होते हैं जो लोगों के आर्थिक विकास के लिए जरूरी होते हैं, जैसे काम प्राप्त करने का अधिकार, काम के बदले वेतन प्राप्त करने का अधिकार। और तीसरे नंबर पर है सांस्कृतिक अधिकार। तो सांस्कृतिक अधिकार वे अधिकार होते हैं जो लोगों को अपनी संस्कृति की रक्षा करने का अधिकार देते हैं, जैसे अपने रीति रिवाजों को सुरक्षित रखने का अधिकार। प्रश्न नंबर 12 है, किसी देश के लिए संविधान में शक्तियों और जिम्मेदारियों का साफ साफ निर्धारण क्यों जरूरी है? इस तरह का निर्धारण न हो तो क्या होगा? पाठ्यपुस्तक का प्रश्न है। पहली बार ये बड़े कम आते हैं कि पाठ्यपुस्तक में से प्रश्न दिए जाते हैं, आमतौर पर गाइड में से ही प्रश्न उठा लिए जाते हैं। तो ये पाठ्यपुस्तक का प्रश्न है, किसी देश के लिए संविधान में शक्तियों और जिम्मेदारियों का साफ साफ निर्धारण क्यों जरूरी है? इस तरह का निर्धारण न हो तो क्या होगा? तो किसी देश के संविधान में शक्तियों और जिम्मेदारियों का साफ साफ निर्धारण करना इसलिए जरूरी है ताकि देश का शासन ठीक प्रकार से चल सके। यदि संविधान में शक्तियों और जिम्मेदारियों का साफ साफ वर्णन न किया जाए तो इससे सरकार का कोई भी अंग ठीक प्रकार से काम नहीं कर पाएगा। सरकार के तीनों अंग एक दूसरे के कामों में दखल अंदाजी करना शुरू कर देंगे, जिससे अस्त व्यवस्था फैल जाएगी। प्रश्न नंबर 13 है, संवैधानिक उपचारों के अधिकार से आप क्या समझते हैं? तो इस अधिकार में यह कहा गया है कि यदि नागरिकों के मौलिक अधिकार उनसे छीने जाते हैं तो उनकी रक्षा के लिए वे धारा 32 के तहत सर्वोच्च न्यायालय में और धारा 226 के तहत उच्च न्यायालयों में जा सकते हैं। नागरिकों के मौलिक अधिकारों की रक्षा करने के लिए न्यायालय कई प्रकार के लेख, जिनको रिट कहते हैं, जारी कर सकते हैं, जैसे बंदी प्रत्यक्षीकरण लेख, परमादेश लेख, उत्प्रेषण लेख, अधिकार परीक्षा लेख। तो इस प्रकार कई प्रकार के लेख जारी किए जा सकते हैं। प्रश्न नंबर 14 में पूछा गया है कि क्या मंत्रिमंडल की सलाह राष्ट्रपति को हर हाल में माननी पड़ती है? क्या आप क्या सोचते हैं कि मंत्रिमंडल की सलाह राष्ट्रपति को हर हाल में माननी पड़ती है? आप क्या सोचते हैं? तो भले ही संविधान की धारा 53 के अनुसार देश की सभी कार्यपालिका शक्तियां राष्ट्रपति को दी गई हों, लेकिन संविधान की धारा 74 में यह साफ साफ कहा गया है कि राष्ट्रपति को उसके कामों में सहायता और सलाह देने के लिए
एक मंत्री परिषद होगी जिसका मुखिया प्रधानमंत्री होगा और राष्ट्रपति उसी की सलाह अनुसार काम करेगा। धारा 74 में यह बात साफ कर दी गई है कि राष्ट्रपति उसी की सलाह अनुसार, मंत्रिपरिषद की सलाह अनुसार काम करेगा। तो इस धारा को पढ़ने के बाद यह साफ हो जाता है कि भारत में राष्ट्रपति नाम मात्र की कार्यपालिका है, उसके लिए मंत्रिमंडल की सलाह अनुसार काम करना जरूरी है। प्रश्न नंबर 15 है कि लोकसभा कार्यपालिका को राज्यसभा की तुलना में क्यों कारगर ढंग से नियंत्रण में रख सकती है? लोकसभा कार्यपालिका को राज्यसभा की तुलना में क्यों कारगर ढंग से नियंत्रण में रख सकती है? तो उत्तर में हम कह सकते हैं कि लोकसभा और राज्यसभा संसद के दो सदन हैं। लोकसभा कार्यपालिका पर राज्यसभा की तुलना में इसलिए प्रभावी ढंग से नियंत्रण रख पाती है क्योंकि कार्यपालिका लोकसभा के प्रति ही उत्तरदायी होती है। कार्यपालिका लोकसभा के प्रति उत्तरदायी होती है। वास्तव में लोकसभा में जनता द्वारा चुने गए प्रतिनिधि होते हैं। क्योंकि इन प्रतिनिधियों को जनता को जवाब देना पड़ता है, इसलिए जरूरी हो जाता है कि कार्यपालिका लोकसभा के प्रति उत्तरदायी हो। मंत्रिपरिषद अपने सभी कामों के लिए लोकसभा के प्रति उत्तरदायी होती है। लोकसभा मंत्रिपरिषद के खिलाफ अविश्वास का प्रस्ताव भी पास कर सकती है और यदि मंत्रिपरिषद के खिलाफ अविश्वास का प्रस्ताव पास हो जाए तो उसे अपने पद से त्याग पत्र देना पड़ता है। राज्यसभा को ऐसा प्रस्ताव पास करने का अधिकार नहीं है, इसलिए हमारे यहां पर लोकसभा कार्यपालिका को अच्छी प्रकार से नियंत्रण में रख सकती है। प्रश्न नंबर 16 में पूछा गया है कि विधानपालिका के कोई 3 कार्य लिखिए। सरकार के 3 अंग होते हैं, विधानपालिका, कार्यपालिका और न्यायपालिका। तो विधानपालिका के कोई 3 कार्य लिखिए। तो हम पहले नंबर पर कह सकते हैं कि क्योंकि कानूनों का निर्माण करना उसका महत्वपूर्ण काम है, तो पहले नंबर पर है कानूनों का निर्माण करना, दूसरे पर है कार्यपालिका पर नियंत्रण रखना और तीसरे पर है देश की वित्त व्यवस्था पर नियंत्रण रखना। कार्यपालिका पर नियंत्रण रखने के लिए वो मंत्रियों से प्रश्न पूछ सकते हैं, विधानपालिका के सदस्य। और वित्त व्यवस्था पर नियंत्रण तो ये कहा गया है कि संसद की अनुमति के बिना सरकार ना तो एक भी पैसा खर्च कर सकती है और ना ही जनता पर कोई नया कर लगा सकती है। प्रश्न नंबर 17 है कि न्यायपालिका की स्वतंत्रता को बनाए रखने के लिए संविधान के विभिन्न प्रावधान कौन कौन से हैं? संविधान में कौन कौन से प्रावधान किए गए हैं? तो पहले नंबर पर हम कह सकते हैं कि पर्याप्त वेतन और भत्ते। न्यायाधीशों को पैसे के लालच से बचाने के लिए उनको पर्याप्त वेतन दिया जाता है। जैसे सर्वोच्च न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश को 2,80,000 रुपए तथा अन्य न्यायाधीशों को 2,50,000 रुपए मासिक वेतन दिया जाता है ताकि वो धन के लालच में ना आए। और स्वतंत्रता को बनाए रखने के लिए दूसरा प्रयत्न जो किया गया है प्रावधान, वो है पद की सुरक्षा। भारतीय संविधान द्वारा न्यायाधीशों को पद की सुरक्षा प्रदान की गई है, अर्थात उन्हें मनमाने तरीके से पद से नहीं हटाया जा सकता। संविधान में न्यायाधीशों को पद से हटाने की प्रक्रिया काफी जटिल है। तीसरा है लंबा कार्यकाल। न्यायपालिका की स्वतंत्रता को बनाए रखने के लिए यह भी जरूरी है कि न्यायाधीशों का कार्यकाल लंबा होना चाहिए ताकि वे निश्चित होकर काम कर सके। भारत में सर्वोच्च न्यायालय के न्यायाधीश 65 वर्ष की आयु तक तथा उच्च न्यायालय के न्यायाधीश 62 वर्ष की आयु तक अपने पदों पर रहते हैं। प्रश्न नंबर 18 की अगर हम बात करें तो 18 में पूछा गया है कि भारत को अर्ध संघात्मक राज्य क्यों कहा जाता है। यह भी 3 नंबर का प्रश्न है, भारत को अर्ध संघात्मक राज्य क्यों कहा जाता है। तो उत्तर में हम कह सकते हैं कि भारत न तो पूरी तरह से संघात्मक राज्य है और न ही पूरी तरह से एकात्मक राज्य है। संविधान में कई ऐसी विशेषताएं हैं जो इसे संघात्मक स्वरूप प्रदान करती हैं कि किन किन को क्या है, वो ऐसी कौन कौन सी विशेषताएं हैं जो भारत को संघात्मक स्वरूप प्रदान करती हैं। जैसे लिखित और सर्वोच्च संविधान, केंद्र और राज्यों के बीच शक्तियों का बंटवारा, दूसरा दोहरी शासन प्रणाली और नेक्स्ट है चौथा स्वतंत्र और सर्वोच्च न्यायपालिका। तो जिन देशों में संघात्मक शासन प्रणाली प्रचलित होती है उनमें ये विशेषताएं पाई जाती हैं। तो इस हिसाब से देखें तो हमारे भारत के संविधान में भी ये चारों विशेषताएं हैं। लेकिन दूसरी ओर कुछ ऐसी विशेषताएं भी हैं जो इसे एकात्मक स्वरूप प्रदान करती हैं। जैसे शक्तियों के बंटवारे में केंद्र को ज्यादा शक्तियां दी गई हैं,
दूसरा, राज्यपालों की नियुक्ति राष्ट्रपति द्वारा की जाती है, और तीसरा है राज्यों की केंद्र पर ज्यादा निर्भरता है। तो इस हिसाब से देखें तो भारत में एकात्मक शासन प्रणाली है, अतः संघात्मक और एकात्मक शासन प्रणाली का मिला जुला रूप होने के कारण इसे अर्ध संघात्मक राज्य कहा जाता है। प्रश्न नंबर 19 है, 42वें संवैधानिक संशोधन की कोई 4 प्रमुख विशेषताएं बताएं। 42वां संवैधानिक संशोधन 1976 में पास किया गया था। तो 4 विशेषताओं में इसमें नंबर 1 पर हम कह सकते हैं कि संवैधानिक संशोधन द्वारा संविधान की प्रस्तावना में समाजवाद और धर्मनिरपेक्ष शब्द जोड़े गए हैं। दूसरा, इस संवैधानिक संशोधन द्वारा संविधान में नागरिकों के 10 मौलिक कर्तव्य जोड़े गए। तीसरा, इस संवैधानिक संशोधन द्वारा लोकसभा और राज्य विधानसभाओं का कार्यकाल 5 साल से बढ़ाकर 6 साल किया गया। और चौथा है, इस संवैधानिक संशोधन द्वारा राज्य नीति के निदेशक सिद्धांतों का विस्तार किया गया। प्रश्न नंबर 20 की अगर हम बात करें, बड़ा प्रश्न है ये, समानता का क्या अर्थ है, इसके विभिन्न प्रकारों या फिर रूपों का वर्णन कीजिए। तो समानता का अर्थ अगर हम बात करें तो समानता का अर्थ यह है कि सभी लोगों को अपना विकास करने के समान अवसर मिलने चाहिए। इस मामले में लोगों के साथ धर्म, जाति, भाषा, लिंग आदि के आधार पर कोई भेदभाव नहीं किया जाना चाहिए। समानता के प्रकारों की अगर हम बात करें तो पहले पर हम कह सकते हैं प्राकृतिक समानता। प्राकृतिक समानता का अर्थ रंग, रूप, बुद्धि के आधार पर भेदभाव न करना है। नंबर 2 है सामाजिक समानता। तो जब समाज में रहने वाले लोगों के साथ धर्म, जाति, भाषा, लिंग के आधार पर कोई भेदभाव नहीं किया जाता है तो इसे सामाजिक समानता कहते हैं। तीसरा है नागरिक समानता। नागरिक समानता का अर्थ कानून के सामने समानता का होना है, और कानून के सामने समानता का अर्थ यह है कि कानून की नजर में सभी बराबर हैं, ना कोई छोटा है, न कोई बड़ा है, न कोई अमीर है और न कोई गरीब है। चौथे नंबर पर है राजनीतिक समानता। तो जब एक देश में रहने वाले सभी लोगों को राजनीतिक अधिकार समान रूप से दिए जाते हैं तो इसे राजनीतिक समानता कहते हैं। 5वें पर है आर्थिक असमानता, आर्थिक समानता, आर्थिक ये समानता है। आर्थिक समानता का अर्थ धन के समान बंटवारे से है, पैसे के समान बंटवारे से है। लेकिन वर्तमान समय में आर्थिक असमानता बढ़ती जा रही है, अमीर और अमीर होता जा रहा है और गरीब होता जा रहा है। 6ठे नंबर पर है शैक्षणिक समानता। तो जब शिक्षा देते समय लोगों के साथ धर्म, जाति, भाषा, लिंग के आधार पर कोई भेदभाव किया जाता है तो इसे शैक्षणिक समानता, कोई भेदभाव नहीं किया जाता है, यहां नहीं आएगा, ये गलत हो गया थोड़ा सा। जब शिक्षा देते समय लोगों के साथ धर्म, जाति, भाषा, लिंग के आधार पर कोई भेदभाव नहीं किया जाता है तो इसे शैक्षणिक समानता कहते हैं। और 7वें नंबर पर है लैंगिक समानता, ये असमानता लिखा गया है, लैंगिक समानता। तो जब अधिकार और सुविधाएं प्रदान करते समय स्त्री और पुरुष में भेदभाव नहीं किया जाता है, अधिकार और सुविधाएं प्रदान करते समय स्त्री और पुरुष में भेदभाव नहीं किया जाता है तो इसे लैंगिक समानता कहते हैं। प्रश्न नंबर 20 जो है वो अथवा करके है, प्रश्न नंबर 20, और ये अगर आप वो नहीं आता आपको तो आप दूसरा लिख सकते हैं। विश्व शांति की स्थापना के लिए राष्ट्रों को क्या क्या नीतियां अपनानी चाहिए, संक्षेप में लिखिए कि क्या क्या कर। तो विश्व में शांति स्थापित करने के लिए राष्ट्रों को निम्नलिखित नीतियां अपनानी चाहिए। उसमें पहले नंबर पर हम कह सकते हैं कि प्रत्येक देश को दूसरे देशों की एकता, अखंडता और प्रभुसत्ता का सम्मान करना चाहिए। नंबर 2 पर है प्रत्येक देश को दूसरे देश के आंतरिक मामलों में दखलंदाजी नहीं करनी चाहिए। तीसरे नंबर पर है किसी भी देश को दूसरे देशों पर आक्रमण नहीं करना चाहिए। और चौथा है प्रत्येक देश को जियो और जीने दो की नीति में विश्वास रखना चाहिए। 5वें नंबर पर है सभी देशों को एक दूसरे के झगड़ों को शांतिपूर्ण ढंग से सुलझाने का प्रयास करना चाहिए। 6ठे पर है सभी देशों को अंतरराष्ट्रीय कानूनों का सम्मान करना चाहिए। 8वें नंबर पर है प्रत्येक देश को मानव कल्याण की भावना से काम करना चाहिए।
और नंबर 8 है सभी देशों को ऐसे काम करने चाहिए जिससे दूसरे देशों को लाभ पहुंचे। तो अगर ये कुछ तरीके या नीतियां अपनाई जाए तो विश्व में शांति स्थापित की जा सकती है। प्रश्न नंबर 21 है भारत के संविधान में दिए गए मौलिक अधिकारों का आलोचनात्मक मूल्यांकन कीजिए। तो भारत के संविधान में नागरिकों के 6 मौलिक अधिकार दिए गए हैं। उसमें पहले नंबर पर है समानता का अधिकार। इस अधिकार में नागरिकों को अनेक प्रकार की समानताएं दी गई हैं, जैसे कानून के सामने समानता, भेदभाव की मनाही, सरकारी नौकरियों में अवसर की समानता। नेक्स्ट है छुआछूत का अंत और उसके बाद है उपाधियों का अंत। तो ये कई प्रकार की समानताएं इस अधिकार में दी गई हैं। उसके बाद दूसरा हमारे पास मौलिक अधिकार है स्वतंत्रता का अधिकार। तो इस अधिकार में नागरिकों को अनेक प्रकार की स्वतंत्रताएं दी गई हैं, जैसे धारा 19 में नागरिकों को 6 प्रकार की स्वतंत्रताएं दी गई हैं। उसमें बोलने की स्वतंत्रता, संस्था अथवा संघ बनाने की स्वतंत्रता, बिना हथियार के शांतिपूर्ण ढंग से सभा करने की स्वतंत्रता, देश के किसी भी भाग में घूमने फिरने की स्वतंत्रता, देश के किसी भी भाग में रहने की स्वतंत्रता और अपनी इच्छा से कोई भी रोजगार करने की स्वतंत्रता। इसी प्रकार धारा 20 में कहा गया है कि किसी भी व्यक्ति को ऐसे अपराध की सजा नहीं दी जा सकती जो अपराध उसने किया ही नहीं है। धारा 21 में कहा गया है कि किसी भी व्यक्ति को कानून द्वारा स्थापित विधि के अलावा जीवन के अधिकार से वंचित नहीं किया जा सकता। और धारा 22 में कहा गया है कि किसी भी नागरिक को उसका दोष बताए बिना बंदी या फिर गिरफ्तार नहीं किया जा सकता है, तथा बंदी बनाए गए व्यक्ति को 24 घंटे के अंदर अंदर निकट के न्यायालय में पेश करना होगा। तीसरा जो मौलिक अधिकार है वो है शोषण के विरुद्ध अधिकार। इस अधिकार में कहा गया है कि मनुष्य द्वारा मनुष्य का व्यापार और बिना वेतन के बलपूर्वक काम करवाना दंडनीय अपराध होगा। इसके अलावा धारा 24 में कहा गया है कि 14 साल से कम उम्र के बच्चों से किसी फैक्ट्री, कारखाने या ढाबे में काम करवाना दंडनीय अपराध होगा, उसकी सजा आपको दी जाएगी। चौथा मौलिक अधिकार है धार्मिक स्वतंत्रता का अधिकार। तो इस अधिकार में नागरिकों को कई प्रकार की धार्मिक स्वतंत्रताएं दी गई हैं, जैसे धारा 25 में यह कहा गया है कि प्रत्येक व्यक्ति को अपनी इच्छा अनुसार किसी भी धर्म को अपनाने, उसका प्रचार करने तथा किसी भी ढंग से पूजा पाठ करने की स्वतंत्रता होगी। इसी प्रकार धारा 26 में यह कहा गया है कि प्रत्येक धार्मिक समुदाय को अपने धर्म का प्रचार करने के लिए संगठन और शिक्षण संस्थाएं स्थापित करने का अधिकार होगा। पांचवा जो मौलिक अधिकार है वो है संस्कृति और शिक्षा संबंधी अधिकार। तो इस अधिकार में कहा गया है कि भारत के किसी भी भाग में रहने वाले लोगों को अपनी भाषा, लिपि को सुरक्षित रखने का अधिकार होगा। साथ ही यह भी कहा गया है कि सभी सरकारी स्कूलों में तथा सरकार से वित्तीय सहायता प्राप्त करने वाले स्कूलों में धर्म, जाति, भाषा, लिंग तथा जन्म स्थान के आधार पर प्रवेश देने से नहीं रोका जाएगा। ये संस्कृति और शिक्षा संबंधी अधिकार में कहा गया है। और अंतिम मौलिक अधिकार है छठा, संवैधानिक उपचारों का अधिकार। इस अधिकार में कहा गया है कि यदि नागरिकों के मौलिक अधिकार उनसे छीने जाते हैं तो उनकी रक्षा के लिए वे धारा 32 के तहत सर्वोच्च न्यायालय में तथा धारा 226 के तहत उच्च न्यायालयों में जा सकते हैं। नागरिकों के मौलिक अधिकारों की रक्षा करने के लिए न्यायालय कई प्रकार के लेख या फिर रिट जारी कर सकते हैं, जैसे बंदी प्रत्यक्षीकरण लेख, परमादेश लेख आदि। इसी प्रकार अथवा करके प्रश्न दे रखा है, अगर ये नहीं बच्चा करना चाहता तो पूरा अगला प्रश्न है कि भारत की निर्वाचन व्यवस्था जो इलेक्शन सिस्टम है, भारत की निर्वाचन व्यवस्था की प्रमुख विशेषताओं का वर्णन करो। तो उसमें पहले हम बता सकते हैं कि वयस्क मताधिकार। भारत में सार्वभौमिक वयस्क मताधिकार की व्यवस्था की गई है, अर्थात देश के प्रत्येक स्त्री पुरुष को एक निश्चित आयु पूरी करने पर वोट देने का अधिकार दिया गया है। दूसरी विशेषता है प्रत्यक्ष चुनाव। भारत में जनप्रतिनिधि सीधे जनता द्वारा चुने जाते हैं, उनका सीधे चुनाव होता है। तीसरी विशेषता है गुप्त मतदान। चुनाव के दौरान जब मतदाता वोट डालता है
तो किसी दूसरे व्यक्ति को यह पता नहीं चलता कि उसने अपना वोट किस उम्मीदवार को दिया है। चौथी विशेषता है एक सदस्यीय चुनाव क्षेत्र। चुनाव के समय पूरे देश को जनसंख्या के आधार पर बराबर चुनाव क्षेत्रों में बांट दिया जाता है और प्रत्येक चुनाव क्षेत्र से एक व्यक्ति को चुना जाता है। भले ही एक चुनाव क्षेत्र में कितने भी व्यक्ति खड़े हों, लेकिन चुना एक व्यक्ति को जाता है, जिसको सबसे ज्यादा वोट प्राप्त होते हैं उसी को ही चुना जाता है। पांचवी विशेषता है चुनाव आयोग की व्यवस्था। स्वतंत्र और निष्पक्ष चुनाव करवाने के लिए चुनाव आयोग की स्थापना की गई है। छठा है सीटों का आरक्षण। लोकसभा और राज्य विधानसभा के कुल स्थानों में से कुछ स्थान अनुसूचित जातियों और अनुसूचित जनजातियों के लिए आरक्षित किए गए हैं। और सातवीं विशेषता है चुनाव याचिका। यदि किसी उम्मीदवार को लगता है कि चुनाव में गड़बड़ी हुई है तो वह अदालत में चुनाव याचिका दायर कर सकता है। इसी प्रकार प्रश्न नंबर 22 है, उसमें पूछा गया है भारत में लोकसभा के अध्यक्ष या स्पीकर जिसको हम कहते हैं की शक्तियों और कार्यों का वर्णन करो। तो लोकसभा के अध्यक्ष को अगर कार्यों की अगर हम बात करें तो पहले नंबर पर हम कहेंगे कि वह सदन की बैठकों की अध्यक्षता करता है और इस कार्य को वह बिना किसी पक्षपात के करता है। दूसरा कार्य है उसका कि वह इस बात का निर्णय करता है कि कौन सा बिल किस दिन सदन में पेश किया जाएगा तथा किस विधेयक पर किस दिन बहस होगी। तीसरे नंबर पर है कि वह सदन में सदस्यों के बोलने का क्रम निश्चित करता है और यदि कोई सदस्य उसकी आज्ञा का पालन न करे तो वह उसे सदन से बाहर जाने को कह सकता है और इसके बाद भी यदि कोई सदस्य न माने तो वह उसे मार्शल की मदद से बाहर निकलवा सकता है। चौथा कार्य है कि कोई बिल धन बिल है या नहीं, इसके बारे में निर्णय लेने का अधिकार अध्यक्ष का होता है। यदि अध्यक्ष यह प्रमाणित कर दे कि वह धन बिल है तो ऐसी स्थिति में वह बिल केवल लोकसभा में ही पेश किया जाता है। धन बिल की एक खास विशेषता यह है कि वह हमेशा लोकसभा में ही पेश किया जाता है। पांचवा कार्य है स्पीकर का कि विभिन्न बिलों पर वाद विवाद समाप्त होने के बाद अध्यक्ष उन पर मतदान करवाता है और उसका परिणाम घोषित करता है। छठा कार्य है कि वह लोकसभा के सदस्यों के अधिकारों और विशेषाधिकारों की रक्षा करता है। यदि कोई व्यक्ति या संस्था सदन के सदस्यों के विशेष अधिकारों का उल्लंघन करे तो स्पीकर उन्हें सुरक्षित रखने के लिए उचित कार्यवाही करता है। सातवां कार्य है उसका कि वह सदन में राष्ट्रपति के संदेशों को पढ़कर सुनाता है। आठवां है कि लोकसभा में गणपूर्ति न होने की स्थिति में वह सदन की बैठक स्थगित कर सकता है। इसके अलावा वह सदन में अव्यवस्था होने पर सदन की कार्यवाही को स्थगित कर सकता है। और नौवां कार्य है कि वह सदन में विभिन्न प्रस्तावों को पेश करने की अनुमति देता है। अलग अलग प्रस्ताव जो पेश होते हैं उनको पेश करने की अनुमति देता है। तो अगर किसी को ये नहीं आता तो अथवा करके दूसरा प्रश्न भी है। 73वें संविधान संशोधन अधिनियम की प्रमुख विशेषताओं का उल्लेख कीजिए। तो 73वां संवैधानिक संशोधन पंचायतों से संबंधित है, जिसमें पंचायतों के बारे में निम्नलिखित बातें कही गई हैं। उसमें पहला है संवैधानिक मान्यता। 73वें संवैधानिक संशोधन द्वारा पंचायती राज संस्थाओं को संवैधानिक मान्यता दी गई है। संवैधानिक मान्यता का मतलब है कि संविधान में इन संस्थाओं का साफ साफ वर्णन कर दिया गया है। दूसरा है जो विशेषता है वो है 3 स्तरीय ढांचा। 73वें संवैधानिक संशोधन में कहा गया है कि सभी राज्यों में पंचायती राज का 3 स्तरीय ढांचा स्थापित किया जाएगा और ये 3 स्तर इस प्रकार होंगे। ग्राम स्तर पर ग्राम पंचायत होगी, खंड स्तर पर या ब्लॉक स्तर पर पंचायत समिति होगी और जिला स्तर पर जिला परिषद होगी। तीसरी विशेषता है सदस्यों का चुनाव। 73वें संवैधानिक संशोधन में कहा गया है कि पंचायती राज की तीनों संस्थाओं के सभी सदस्यों का चुनाव जनता द्वारा प्रत्यक्ष रूप से किया जाएगा, लेकिन पंचायत समिति और जिला परिषद के अध्यक्षों का चुनाव, सिर्फ अध्यक्षों का, पंचायत समिति और जिला परिषद के अध्यक्षों का चुनाव इन संस्थाओं के निर्वाचित सदस्य अपने में से करेंगे। चौथी विशेषता है चुनाव लड़ने के लिए आयु। 73वें संवैधानिक संशोधन में कहा गया है कि गांव का कोई भी व्यक्ति जो 21 वर्ष या इससे अधिक आयु का हो इन संस्थाओं के चुनाव में उम्मीदवार के रूप में खड़ा हो सकता है। कार्यकाल की अगर हम बात करें, 5वीं विशेषता है कार्यकाल।
73वें संवैधानिक संशोधन द्वारा पंचायती राज संस्थाओं का कार्यकाल 5 साल निर्धारित किया गया है। इसके अलावा यह भी कहा गया है कि यदि किसी संस्था को 5 साल का कार्यकाल पूरा होने से पहले भंग कर दिया जाता है तो ऐसी स्थिति में 6 महीने के अंदर नए चुनाव करवाना जरूरी होगा और इस प्रकार जो संस्था चुनी जाएगी वह उस शेष कार्यकाल को पूरा करेगी जो भंग की गई संस्था को पूरा करना था। छठी विशेषता है SC, ST, OBC और महिलाओं के लिए आरक्षण भी किया गया है। तो 73वें संवैधानिक संशोधन द्वारा पंचायती राज की तीनों संस्थाओं में, ग्राम पंचायत, पंचायत समिति और जिला परिषद, तीनों संस्थाओं में कुछ स्थान SC, ST, OBC और महिलाओं के लिए आरक्षित किए गए हैं और ये स्थान इस प्रकार आरक्षित होंगे। पहले नंबर पर है पंचायती राज की तीनों संस्थाओं के कुल स्थानों में से SC, ST के लिए स्थान उसी अनुपात में आरक्षित होंगे जिस अनुपात में इन जातियों की जनसंख्या उस क्षेत्र की जनसंख्या में निवास करती है। और दूसरा है पंचायती राज की तीनों संस्थाओं के कुल स्थानों में से 1/3 स्थान पंचायती राज की तीनों संस्थाओं के कुल स्थानों में से 1/3 स्थान या फिर जिसको हम कहते हैं 30% स्थान महिलाओं के लिए आरक्षित होंगे। इसके बाद है पंचायतों के कार्य। 73वें संवैधानिक संशोधन द्वारा पंचायतों को 29 प्रकार के काम सौंपे गए हैं जिनमें से कुछ काम इस प्रकार हैं, जैसे कृषि का विकास करना, गलियों में रोशनी का प्रबंध करना, गांवों में प्राथमिक शिक्षा की व्यवस्था करना, पीने के लिए साफ पानी की व्यवस्था करना आदि ये कुछ काम सौंपे गए हैं। और 8वां है राज्य चुनाव आयोग। ये राज्य चुनाव आयोग है, भारतीय चुनाव आयोग नहीं है। 73वें संवैधानिक संशोधन में कहा गया है कि इन संस्थाओं के मतलब पंचायती राज संस्थाओं के समय पर चुनाव करवाने के लिए प्रत्येक राज्य में एक चुनाव आयोग होगा जिसकी नियुक्ति राज्यपाल द्वारा की जाएगी। तो इस प्रकार से ये पूरा जो प्रश्न पत्र है उसको हल किया गया है। धन्यवाद।